न्यूज एट 4। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है उन बड़ी खबरों का जिनका विश्लेषण करेंगे हम। दरअसल आज राजनीति के उन दिग्गजों को याद किया गया जिनकी कभी सियासत में तूती बोलती थी। इसको लेकर लखनऊ से उन्नाव तक हलचल दिखी, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत का भी अपडेट आपको देंगे। बात सीएम योगी के मिशन रोजगार की भी होगी कि अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो वहीं आज शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में काफी कुछ खास रहने वाला है। आपके काम का क्या हो सकता है, इस पर भी हमारी नजर है। तो इन बड़ी खबरों से करेंगे आपको खबरदार। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित करने पर आभार व्यक्त किया। अयोध्या के पुरातन गौरव की तरफ बड़ा कदम, आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा, सीएम योगी ने कहा। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जारी की थी अधिसूचना। तो सीएम योगी का ट्वीट आपको पढ़कर बताते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। सेतु अधिसूचना जारी होना अयोध्या के पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना हेतु बढ़ाया गया बड़ा कदम है। तो यह आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करेगा। हार्दिक आभार। तो आज लखनऊ के पूर्व सांसद और एमपी के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पहली पुण्यतिथि पर हजरतगंज में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। 12.5 फीट की इस कांसे की प्रतिमा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों के साथ लालजी टंडन के बेटे और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे। लालजी टंडन की प्रतिमा का किया अनावरण। लखनऊ नगर निगम ने तैयार की है प्रतिमा। कांसे की बनी प्रतिमा तैयार की गई। 28 दिन में तैयार किया गया इस प्रतिमा को। अटल चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित है प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 12.5 फीट है। तो अटल चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की आज पहली पुण्यतिथि है और आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हजरतगंज इलाके में उनकी ये तकरीबन 12.5 फीट कांसे की जो मूर्ति है वो लगाई गई है और इसका अनावरण खुद देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहे, तमाम सरकार के मंत्री मौजूद रहे। लालजी टंडन के जो बेटे हैं और कैबिनेट मंत्री हैं आशुतोष टंडन वो मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में सभी ने कहीं ना कहीं लालजी टंडन को याद किया। जिस तरीके से लालजी टंडन का लखनऊ से रिश्ता रहा, उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लालजी टंडन लखनऊ का चलता फिरता एक लाइब्रेरी थे, एक इतिहास थे और लखनऊ के हर गली कूचे से वो वाकिफ थे और कई बार वो पुरानी बातों को बताते थे। अटल जी का जिस तरीके से रिश्ता था लालजी टंडन के साथ, यही वजह है कि बगल में ही अटल चौक है और यहाँ पर अब लालजी टंडन की जो प्रतिमा है उसे लगाया गया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता के गलियारे में लाने में कहीं ना कहीं लालजी टंडन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं वो पहुंचे हैं, तमाम ऐसे लोग जो बेहद करीबी रहे लालजी टंडन के वो पहुंचे हैं। सभी कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धांजलि आज इस मौके पर लालजी टंडन को अर्पित कर रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान।
जब सरदेव टंडन जी की बात होती है तो उन्होंने पार्टी के एक पार्षद से लेकर के प्रदेश में नगर विकास मंत्री के रूप में दोनों सदनों में पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और देश के दो बड़े राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देश को प्रदान की। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय लगभग 60 साल उन्होंने व्यतीत किए। स्वाभाविक रूप से समाज के हर एक तबके में उनके प्रशंसक थे और उन सभी के साथ उनका व्यवहार वही आत्मीयता का था जो अंतिम दिनों में भी उस रूप में देखने को मिलता था। तो एक तरफ लखनऊ में भाजपा के दिग्गज नेता रहे लालजी टंडन को याद किया गया, तो अखिलेश भी मनोहर लाल जी की मूर्ति का अनावरण करने उन्नाव पहुंचे, जहां सरोसी क्षेत्र में मनोहर लाल इंटर कॉलेज में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। सियासी जानकारों की माने तो अखिलेश का उन्नाव में यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश है। बता दें कि यहां अखिलेश का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। यहां अखिलेश रथ से पहुंचे और उनके साथ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो यूपी में निषाद पॉलिटिक्स अहम होती जा रही है। एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के सुर बदले हैं। माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बेटे प्रवीण को जगह न मिलना इसकी वजह है। बावजूद इसके वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ने और उनसे काफी उम्मीदें भी कर रहे हैं। तो निषाद पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है और बार बार संजय निषाद ये संकेत देते आए हैं कि अगला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। हालांकि प्रवीण निषाद बीजेपी के टिकट से सांसद बने हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में जगह न मिलने का अफसोस जरूर उनकी बातों में झलका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बेटे प्रवीण को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बताया ये जा रहा है कि अब आपका हृदय परिवर्तन हो गया, अब आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हैं, जबकि ना तो निषादों को आरक्षण मिला है, ना आपको सत्ता में भागीदारी मिल पाई है और ना ही जो दूसरी मांगे थे वो पूरी हो पाई हैं। देखिए, नाराज होना अलग बात है और बगावत होना अलग बात है। और जब किसी साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ मुद्दे पर बातचीत होती है और नहीं होता है तो कुछ न कुछ गलती होती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी थे, आज भी हैं और उपचुनाव में भी थे, 2019 में भी थे। बिना शर्त हम लोगों ने समर्थन दिया। जब बिना शर्त के समर्थन दिया है, क्योंकि जो भी हमारे मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखे। हम राजनीति में नहीं आए तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कह रखा है। तो जब उन्होंने कह रखा है तो इसी को याद दिलाना हमारा धर्म बनता, फर्ज बनता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कहती जरूर करती है कि धारा 370 मंदिर निर्माण किया, तो ये भी कर देगी। चूंकि उत्तराखंड में उन्होंने एक लेटर भेजा है तो समय तो देना पड़ेगा ना। 70 साल हम लोगों ने दूसरे को दिया, 7 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में तो जगह नहीं मिली, चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। आपको क्या उम्मीद है? ये उनका विशेषाधिकार है। अगर लगता है उनको कि डॉक्टर संजय को जगह देने से होगा तो करेंगे, नहीं भी देंगे। हम लोग तो पहले बता दिया ना, हम लोग अपने पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, हम लोग अपने समाज के मुद्दे के हल के लिए आए हैं। और यथासंभव कुछ न कुछ धीरे धीरे हो रहा है। मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया, इनके लिए फ्री बीमा हो गया, पर्यटक स्थल घोषित हो गया निषाद राज किले पर। धीरे धीरे इनके आरक्षण है, मुकदमे खत्म होने, बर्फ दिन की जमीन जो छीनी थी पिछली सरकार ने। आप तो उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। नहीं, ये हमारे लोगों का सलाह था। मित्र होने के नाते सलाह देना आवश्यक होता है। मेरे लोगों ने सलाह दिया था कि अगर कम संख्या वाले को चेहरा लगाया जाए, बड़े संख्या वाले को लगा दिया जाए तो मुख्यमंत्री लगाने से जीत अच्छी हो सकती है। मेरे लोग मांग नहीं है, हम लोग कोई मांग नहीं, हम लोगों ने कुछ मांगा नहीं। मांगे जो हमारे मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा है। डॉक्टर संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि कोई नाराजगी नहीं भारतीय जनता पार्टी से। और 2022 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा उसमें निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी और निषादों की जो समस्याएं हैं वो जरूर नई सरकार में दूर होंगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
और बुलेटिन में अब बात करते हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह के हेल्थ अपडेट की। एसजीपीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह की हालत ज्यादा बिगड़ी है। खबर है कि उन्हें अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और 11 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उन पर नजर रख रही है। आज लखनऊ दौरे पर आए राजनाथ सिंह ने भी एसजीपीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह का हाल जाना। बता दें कि सांस की तकलीफ के चलते कल्याण सिंह की सेहत में सुधार नहीं आ पा रहा है। कई बार हल्के सुधार के बाद तबीयत दोबारा बिगड़ रही है। ऐसे में पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम नेता डॉक्टरों के संपर्क में हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं योगी सरकार के मिशन रोजगार की, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लोक भवन में एक कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई विभागों में लंबे वक्त से खाली पड़े पदों पर भर्तियां कर रही है, जिसके तहत ही आबकारी निरीक्षकों की भर्तियां की गई, जिन्हें लोक भवन में सीएम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। योगी सरकार का मिशन रोजगार एक कदम और बढ़ा। लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक और कदम। तो नव चयनित आबकारी निरीक्षकों से मिलेंगे सीएम योगी। वहीं लखनऊ में आज शाम 5:30 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने सहित लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने और बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव समेत कई और प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। तो बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर चर्चा होगी। मृतक आश्रितों की नियुक्ति नियमों में बदलाव पर भी चर्चा होगी। तो आज शाम 5:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। तो योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तो बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा संभव। बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर भी चर्चा होगी। जन आरोग्य तो कई प्रस्तावों पर बैठक में मोहर लगेगी। तब उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव है। ऐसे में भाजपा के चुनावी शंखनाद को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि कब पार्टी दिग्गज उत्तराखंड आएंगे। पीएम, गृह मंत्री और जेपी नड्डा के दौरे पर उनसे बातचीत हुई। साथ ही राज्य के सियासी हालातों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और जल्दी केंद्रीय आलाकमान नेताओं का उत्तराखंड में दौरा होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, किस तरीके से दौरा होने वाला है केंद्रीय आलाकमान का? पार्टी अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, कैसे दौरा आप लोग प्रयोजित कर रहे हैं और कब तक ये संभव है? पार्टी ने अभी चिंतन बैठक हुई थी और उसके बाद भी हम गए थे, वहाँ पर बैठक हुई है। उसमें पूरी योजना हमारी बन चुकी है। हमने समितियों की बैठकें करनी हैं, बूथ प्रमुखों की बैठकें करनी है, पन्ना प्रमुखों की बैठकें करनी है और चुनावी दृष्टि से अनेकों ने कमेटी बनाई है, उनकी बैठकें करनी है, सोशल मीडिया की बैठक करनी है। इसमें हमारा पूरा संगठन चुनावी दौर में लगेगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का लगातार सब डिस्ट्रिक्टों में दौरा चल रहा है। सर, 10-11 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा होना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो नहीं हो पाया। तो क्या आप प्रयोजन किया जा रहा है कि अगस्त में या फिर अगस्त के किस हफ्ते में दौरा कराया जाएगा उनका? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 5 चुनावी राज्यों में दौरा है। अभी वो गोवा से शुरू करने वाले हैं। गोवा के बाद में उत्तराखंड भी रहेगा, पंजाब भी रहेगा, मणिपुर का भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ मुफ्त बिजली का जो अपना दिल्ली फार्मूला है वो लागू कर दिया है और बोला है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम देंगे। तो लगता नहीं कि इससे कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप लोग बोल के फिर पीछे जा रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड मेरे ख्याल ये फ्री के मामले में नहीं फंसने वाला है। वो दिल्ली पड़ोस में पड़ती है। उन्होंने देखा आज किस प्रकार से उन्होंने पेरिस बनाने की बात की थी, आज किस प्रकार से सड़कों पे गड्ढे हैं। पानी के मामले में आज त्राही हो रही है, फ्री पानी देने की बात की थी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि पार्टी तैयारी कर रही है कि जितने भी केंद्रीय नेतृत्व हैं उनका किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर दौरा कराया जाए। जल्द ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा उत्तराखंड का होगा। कैमरा दिलीप अवस्थी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इन दिनों कंगना रनौत की आने वाली फिल्म पर सियासी संग्राम मचा है। दरअसल कंगना इमरजेंसी पर फिल्म बना रही हैं, जिसमें वो न सिर्फ इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी,
बल्कि फिल्म का निर्देशन भी करेंगी। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर सियासी गदर छिड़ चुका है। खबर है कि वो फिल्म को लेकर प्रयागराज आएंगी, जिसको लेकर उनके विरोध के साथ धमकियां भी दी जा रही हैं। तो वहीं भाजपा उनका समर्थन करती नजर आ रही है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से घटनाओं को लेकर, महापुरुषों को लेकर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर, अलग अलग नेताओं को लेकर फिल्में बनती आई हैं। और अगर ये किसी घटनाक्रम को अपनी दृष्टि से कोई कलाकार दिखाना चाहता है तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो दोषपूर्ण है, गलत है। प्रयागराज किसी एक व्यक्ति की, एक पार्टी का नहीं है, प्रयागराज वासियों का है। तो कोई इस तरह का बात करे तो ये अलोकतांत्रिक है। देखिए, सबसे पहले तो कंगना रावत जी को बधाई कि उन्होंने इमरजेंसी जैसे विषय पे पिक्चर बना के जो बनाने का काम कर रही हैं, इस देश की युवा पीढ़ी को इमरजेंसी से अवगत कराना। जिस समय इमरजेंसी लगाई और उनके दिमाग में अभी भी वो इमरजेंसी का भूत पूरी तरह से कायम है। शायद वो भूल गए कि 1975 से लेकर 2021 के बीच में गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। कुशीनगर से आ रही है बड़ी खबर। परसौनी अनाथ आश्रम पर प्रशासन का छापा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अनाथ आश्रम। और आइए सीधा रुक करेंगे लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। सीधा उसी कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं। तो आबकारी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपाध्याय जी और मानवेंद्र विक्रम सिंह जी, और तैयार रहें। तो योगी सरकार का मिशन रोजगार एक कदम और आगे बढ़ा। सीएम योगी खुद नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। लखनऊ से सीधे कार्यक्रम की तस्वीरें। आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं सीएम योगी। ये जीवंतता बनी रहे, करतल ध्वनि आती रहे, जिससे सबको बधाइयां मिलती रहें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंकिता वर्मा को। सरकारी विभाग में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का एक कदम और बढ़ाया। मिशन रोजगार के तहत अब आबकारी निरीक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और क्रम में तैयार रहें अर्पित गुप्ता। उस कार्यक्रम में आबकारी निरीक्षकों से नियुक्ति पत्र बांटने के बाद संवाद भी करेंगे, बातचीत करेंगे सीएम योगी। योगी सरकार का मिशन रोजगार आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे सीएम। प्रशांत कुमार, रूपाली कोरी, आदित्य वैभव सिंह, आते जाइए सार्थक चावला। ये लय, ये गति धीमी ना पड़े, उत्साह बना रहे, रोमांच बना रहे। ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव के पल हैं। नेहा यादव, नेहा यादव, राजेश मिश्र, और आइए विनय कुमार सरोज। मधु तिवारी, संजीव कुमार शर्मा और नीरज वर्मा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का
आशीर्वचन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुखनीता। आबकारी विभाग के निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय भुजरेड्डी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और MSME श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आबकारी विभाग के सभी अधिकारीगण और नवचयनित सभी आबकारी निरीक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार का एक पार्ट बनने के लिए वैसे आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आबकारी विभाग के चयन की इस प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी ईमानदारी, पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न करके इस कार्रवाई को संपन्न किया है और उत्तर प्रदेश सरकार आज आप सबको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बना रही है। आपके जीवन का यह एक अनमोल क्षण है। इसे यादगार बनाने के लिए मैं और विभागीय मंत्री स्वयं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। न केवल यह क्षण आपके लिए बल्कि प्रदेश के लाखों लाख युवाओं के लिए भी इस प्रकार का अवसर आ सके, इस दृष्टि से आपकी कार्यपद्धति, आपका आचरण और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह शासन भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। 130 आबकारी निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र का आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। एक लंबे समय से आबकारी विभाग प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति का एक माध्यम बनता रहा है। विभाग के दोनों कार्य हैं। अवैध रूप से कहीं पर भी मादक द्रव्यों की सप्लाई न होने पाए, कोई भी ऐसा कार्य न हो जो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ और कानून की व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण न हो जिसके कारण व्यवस्था भंग होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मूल्यों और कुछ शासन की नियमों के अंतर्गत कैसे इस व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है, इस पर विभाग कार्य करता रहा है। लेकिन आवश्यक मानव संसाधन के अभाव में इस कार्य पद्धति में कहीं न कहीं रुकावटें होती थी, व्यवधान आते थे, तमाम प्रकार की समस्याएं भी थी, चुनौतियां भी थी।
आज 130 आबकारी निरीक्षकों की यह नियुक्ति, जिस पूरी प्रक्रिया शानदार और पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। मैं देख रहा था हर एक क्षेत्र से, हर एक समुदाय से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप पूरी स्वच्छता और ईमानदारी पूर्ण तरीके से ये चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। न केवल हमारे युवा इसमें आए हैं, बल्कि युवतियों ने भी आबकारी निरीक्षक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शासन आपसे ये अपेक्षा रखता है, आप में से किसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को भी किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यह तो तय है कि आयोग अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है। आयोग के डे टू डे के कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार की निगाहें और नजरें बहुत तीव्र और तीक्ष्ण भी होती हैं, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखती है। अगर कहीं पर कोई लगता है कि कार्य में ईमानदारी और स्वच्छतापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती हुई ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। और यही कारण है कि आप जैसे होनहार युवाओं को आज अवसर प्राप्त हुआ और आबकारी निरीक्षक के रूप में आपको अपने विभाग में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा, इस विभाग में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर दुनिया के सबसे अधिक युवा भारत में हैं, और भारत में अगर युवाओं की संख्या हम देखते हैं तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की ऊर्जा का लाभ प्रदेश को भी और देश को मिल सके, सरकार की हमेशा मंशा रही है और सरकार उसके अनुरूप ही कार्य भी करती रही है। इसलिए सरकार का एक प्रयास रहा है कि हम अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन कर सकें, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार को आगे बढ़ा सकें। सरकार निरंतर इस पर प्रयास करती रही। आज से 4.5 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर स्वच्छता और ईमानदारी का अभाव था। कोई कार्य ईमानदारी से नहीं हो पाता था। कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं जातिवाद, कहीं पर कोई अन्यवाद हावी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता। लेकिन पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया में जितनी विघ्न बाधाएं थी उनको दूर किया गया, नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया गया। केवल एक ही विभाग नहीं, केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो, या अन्य विभागों के माध्यम से भी जो चयन की प्रक्रिया होनी थी, सभी के सामने स्पष्ट कर दिया गया कि भर्ती में किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और यही कारण रहा है कि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में और इतने ही युवाओं को
संविदा के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न सेवाओं में लेने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने इस दौरान कानून का राज के रूप में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो प्रयास किए, उसके कारण प्रदेश में निवेश आया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए, इसके कारण भी प्रदेश में ढेर सारे अवसर प्राप्त हुए आगे बढ़ने के। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हमें इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी और रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और भाइयों बहनों, यही नहीं, लगभग 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले के 12-15 वर्षों के कार्यकाल को उठा करके देखिए। 2002 से लेकर के 2017 के बीच 15 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भर्तियां नहीं हुई, इतनी भर्तियां हमारी सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद 4-4.25 वर्ष के अंदर पूरा किया है, जिसमें आपकी भी 130 आबकारी निरीक्षकों की भर्ती शामिल है। आज ये प्रक्रिया हमारी संपन्न हो रही है। जब सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई खोट नहीं, कोई ईमानदारी में संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां पर भी अगर किसी ने कोई दुस्साहस किया तो सरकार ने बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ कार्रवाई भी की। लेकिन जरूर जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। उनके वसूली के अड्डे बंद हो गए, उनके अड्डे वसूली के बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, उनकी अनैतिक कमाई के जरिए बंद हो गए। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो सरकार निकाल करके ला करके या तो जेलों के अंदर डाली, उनकी संपत्तियों को जब्त की। ऐसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों के लगभग 1500 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त भी करवा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से वे कहां चुप बैठने वाले हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे पहले तो अपील करूंगा, जब सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, तो आपसे भी अपेक्षा रखती है कि आप भी इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से अपने शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह अपेक्षा सरकार सबसे पहले आपसे रखती है। याद रखना, सरकार की व्यवस्था अनुशासन से चलती है, परिश्रम से चलती है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी सेवक हैं, हमारा कार्य जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जब टैक्स देती है, एक एक नागरिक जब टैक्स देता है, वह राजस्व के रूप में एकत्र होता है और वही फिर हमें वेतन और भत्तों के रूप में न केवल सर्विस काल में बल्कि सर्विस काल के बाद भी वही राशि हमारे लिए उपयोगी हो पाती है। तो फिर हमारा दायित्व है कि अपने उन मालिकों के साथ हम लोग उसी प्रकार की ईमानदारी भी बरतें। उनके साथ कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हम लोगों की आत्मा को कचोटे। कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो। आम जनमानस के साथ कोई भी दुर्व्यवहार का कार्य नहीं हो, उत्पीड़न का कार्य न हो, उनके साथ कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो जिससे एक निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी शासकीय प्रताड़ना का शिकार बन करके फिर व्यवस्था को कोसे।
क्योंकि वह व्यक्ति तो आपको जब शासन को टैक्स देता है उससे आपका पूरी व्यवस्था का संचालन होता है, तो उसके प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब समयबद्धता, जीवन में अनुशासन का पूरा पालन करते हुए पूरी ईमानदारी और पूरी सुचितापूर्ण तरीके से शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बन करके अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। और ये कार्रवाई हमें हर एक शासकीय सेवक का दायित्व बनता है, हर एक का दायित्व बनता है कि हम इस कार्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। दूसरा, मेरा प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना, क्योंकि ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं, नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितने परेशानी होती थी। एक एक कार्यालय में 10-10 बार, 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर, पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता है। और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा, जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। और इसीलिए मेरी प्रदेश के युवाओं से भी यही अपील है कि जैसे आज यहां पर अभी 3 दिन पहले भी मैंने 536 ग्रामीण विकास से जुड़े हुए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का एक कार्य संपन्न किया है। उसमें व्यायाम शिक्षक भी थे। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों की भी एक टीम थी, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया था। अभी परसों हम लोग फिर 6000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। यानी ये सभी प्रक्रिया एक साथ जुड़ रही है, एक एक करके, और ये निरंतर चलेगी। आप देखना, दिसंबर तक हम लोग 50,000 से अधिक नियुक्ति फिर से करने जा रहे हैं। 50,000 नए नौजवानों को फिर से नौकरी मिलेगी। पहले इन नौकरियों पर या तो सरकार के सानिध्य में पलने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कब्जे होते थे, उनकी कुदृष्टि होती थी, उनकी गिद्ध दृष्टि होती थी। सत्ता के सानिध्य में पलने वाले गिद्धों से ये नौकरियां सुरक्षित नहीं थी। कोई होनहार युवा प्रदेश के अंदर नौकरी नहीं पाता था। कौन सा ऐसा विभाग था, लोक सेवा आयोग रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो, उच्चतर और माध्यमिक चयन आयोग रहा हो, पुलिस भर्ती पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। हर एक भर्ती को कोर्ट को रोकना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो सभी भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है, पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हो रही है, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हो रही है। कोई शासन की व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। विरोध के लिए विरोध नहीं होता। विरोध युक्त हो, युक्त संगत हो, तर्कपूर्ण हो, तो उसका कोई जवाब नहीं दे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये अभिव्यक्ति की उच्छृंखलता है। और इस प्रकार की उच्छृंखलता को समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जैसे आज आपको इतनी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सरकार ने शासन का हिस्सा बनाया है, प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी यह एक रोल मॉडल बनना चाहिए। वे भी इसको अंगीकार करें, इसी प्रक्रिया के साथ जुड़े, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करेंगे तो जरूर उनका भी स्थान प्राप्त होगा, उन्हें भी स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी नियुक्तियां करनी, बहुत सारी नौकरियों को लेके आना है। और नौकरियों की प्रक्रिया तो अभी आगे बढ़ रही, निरंतर बढ़ रही है, कभी कमी नहीं होनी है। और एक बोर्ड की जवाबदेही तय की गई। अब तो तकनीक इतनी तीव्र हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं भी भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वही स्थान भी प्राप्त करेगा। और उसी परिश्रम के लिए मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा कि वे किसी के बहकावे में न आए। कि जो गैंग, वसूली गैंग था प्रदेश का,
भोले भाले युवाओं को बहकाता था, नौकरियों को बेचता था, वह गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है।